हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को। सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार और 1 मार्कर्स भी आ जाते हैं। जहाँ पे भी आपको आंसर कॉपी करना हो वीडियो को पॉज करें और आंसर को कॉपी कर लें। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन होता है या स्वामित्व होता है या नियंत्रण होता है। मतलब वो प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन एक देश में नहीं है। जैसे कोई कार बनाने की कंपनी है, टायर कहीं और प्रोड्यूस होता है, बाकी पार्ट्स कहीं और से लेके आते हैं, फिर कहीं और प्रोडक्शन होती है बेसिकली, और फिर सबकी असेंबली सारे पार्ट्स को मिलाकर कार बनाने का काम किसी और कंट्री में होता है, उसके बाद बेचने का काम कहीं और से होता है। इस तरह से ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं और इन कंपनीज को कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन चीज़ों की तरफ ध्यान रख देती हैं। यानी अगर एक एमएनसी जिसको हम कहते हैं उसको दूसरे कंट्री में अपनी प्रोडक्शन यूनिट बनानी है, अपनी फैक्ट्री बनानी है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखेगी। तो वो देखेगी कि उसकी जहाँ पे भी उसने कंपनी सेटअप करनी है वो बाज़ार के करीब हो, वहाँ पे कुशल और अकुशल श्रम की उपलब्धता वाले लेबर हों। मतलब उसको हर तरह के काम करने वाले इंसान मिलें और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों, भूमि, पावर, और वो भी कम दामों में, और सरकारी नीतियाँ अनुकूल हों, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती फॉरेन कंपनीज़ को, उनकी मांगों का ध्यान नहीं रखती, इसलिए वो नहीं आती दूसरी कंट्रीज़ में। फिर विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो WTO एक ऐसी संस्था है जो कि एक दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो कंपनीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती थी, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको हम कहते हैं। तो इससे क्या होता था कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो नहीं पाता था क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। तो WTO जब से बना 1995 में, तब से उसने इस बात पे जोर दिया कि सभी कंट्रीज़ अपने इन ट्रेड बैरियर्स को, जो व्यापार अवरोधक कहा जाता है, इनको हटाएं ताकि व्यापार बढ़ सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में अपनी इकाई को कैसे स्थापित करती है। कई तरीके, या तो वो दूसरी कंट्री में जाके किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेगी, या कोई कंपनी खरीद लेगी, या छोटे उत्पादकों को ऑर्डर्स देगी। जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर है जिसमें कि ये दिखाया हुआ है कि एक MNC है जो फुटबॉल बेचती है। तो वो क्या करती है, गांव में छोटे लोगों को, गांव में जो लोग होते हैं उनको ऑर्डर्स देती है कि तुम फुटबॉल बनाओ। अब उस फुटबॉल के ऊपर अपना ब्रांड नेम लगाती है और फिर वो उसको बेचती है। तो ऐसा बहुत सारी MNCs करती है। तो या तो वो किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लेगी, या किसी लोकल कंपनी को ख़रीद लेगी, या छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स देगी, या खुद की कंपनी सेटअप कर लेगी। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू MNCs किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं बताए या फिर उनकी वैश्वीकरण में क्या भूमिका है। वो ट्रेड इंक्रीज़ करती है और निवेश बढ़ाने में मदद मिलती है, कई लोकल कंपनीज़ को ख़रीदती है, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी भी देती है, और एक एकीकरण में मदद करती है, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ एंड प्रोडक्ट्स, और कई जगह पे अपना स्वामित्व स्थापित करती है। फीचर्स बताने हैं बेसिकली। फिर आपको कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताने हैं। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, ऐसे कई सारे MNCs हैं। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन के उभरना चाहिए। तो हाँ, उभरना चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है।
सो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये अपने साथ नई तकनीक लाती है, पैसा लगाती है, कंपटीशन बढ़ाती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, रोज़गार बढ़ाती है, देश का विकास होता है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर भी इम्प्रूव होता है। फिर श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? इंडिया में जो लेबर लॉज हैं, जो श्रम कानून हैं, वो बड़े ही टाइट हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो फॉरेन कंपनीज कई बार आती नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो लेबर को ऐसे भी नहीं हायर कर किया जा सकता, इतने घंटे ही काम करवाया जा सकता है। तो इन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल किया है, लचीला किया है। तो अभी कंपनीज अस्थाई तौर पर लेबर्स को रख सकती है, यानी टेम्प्रेरी बेसिस पे लंबे टाइम तक काम करवा सकती है, कम तनख्वाह दे सकती है, ओवर टाइम करवा सकती है। सो ऐसे कई लॉज हैं जो इनके लिए फ्लेक्सिबल किए गए हैं। फिर वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले कारक आपने बताने हैं, तो वो कारक हैं परिवहन में सुधार होना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार होना यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, यानी यही जो हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेड बैरियर्स को या व्यापार अवरोधक को हटाना। और फिर है बहुपक्षीय व्यापार समझौता, मतलब मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं जिससे जो व्यापार है उसके प्रवाह को बढ़ावा मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़े कंट्रीज़ के बीच में। इसका मेन चीज़ यही होती है ट्रेड बढ़ाने के लिए कि टैक्सेस ख़त्म करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को निष्पक्ष बनाने के लिए सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार श्रम कानूनों को ठीक से लागू करवा सकती है। सरकार सभी लोगों के हित की रक्षा करे और छोटे उत्पादक स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करे और ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करें, निवेश बाधाओं को, यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए ताकि बाहर के गुड्स हमारी कंट्री में इतनी आसानी से एंटर ना कर सकें। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बातचीत कर सकती है अपने, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है वैसे। WTO कई डेवलप्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर WTO में लड़ाई लड़ सकती है। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, इस वीडियो में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। फिर उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा हुआ है भाई वैश्वीकरण से? सो उनके सामने अब ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं, ज़्यादा गुड्स अब वो ख़रीद सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव होती है और प्राइसेस कम होते हैं और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं, कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं मार्केट में। तो पहले एक कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन कितना महंगा होता था, आज हर फ़ोन में चाहे वो 2000 का ही क्यों ना हो कैमरा ज़रूर है। सो धीरे धीरे कंपटीशन की वजह से प्राइस कम हुआ है, क्वालिटी बढ़ती है और चॉइसेस भी बहुत बढ़ती है और इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सो भारतीय सरकार ने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को सेटअप किया है। ये क्या होते हैं? इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, मतलब बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट कहती है भी फॉरेन कंपनीज़ को कि यहाँ पे आओ और अपनी कंपनी सेटअप करो। अब जब किसी कंपनी को सब कुछ मिल रहा है तो वो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करेगी, प्रोडक्शन करेगी और उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, इकॉनमी की ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, सो नई टेक्नोलॉजी आएगी। सो गवर्नमेंट ने ऐसे कई जगह पे SEZs बनाए हैं और फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया और इनको शुरुआती 5 सालों में टैक्स भी नहीं देना पड़ता उन कंपनीज़ को। और सरकार ने अभी जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, श्रम कानूनों में लचीलापन की भी अनुमति दी है। तो सरकार ने विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में बाधाएं डालने का क्या कारण था और फिर उनको हटाया क्यों? ये क्या क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, जब हमारी कंट्री जब तक इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स बड़े लंबे टाइम तक लगाए रखे। गवर्नमेंट मतलब जो बाहर से कोई गुड्स आते थे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई थी, तो आ ही नहीं पाते थे। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि प्रतिस्पर्धा कम रहे और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो उत्पादक हैं, उनके लिए कंपटीशन ना रहे और वो बड़े आराम से प्रोडक्शन कर सकें और सामान को बेच सकें। कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके पास मशीन्स होती हैं, वो सामान को सस्ते में बेचते हैं। तो जो छोटा प्रोड्यूसर है उसके सामान को कोई ख़रीदता नहीं है फिर, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव गुड्स होते हैं। फिर 1991 के आसपास के बाद गवर्नमेंट ने उदारीकरण शुरू किया, लिबरलाइजेशन शुरू की। गवर्नमेंट ने ये जो रियायत दी हुई थी कि गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट बैरियर्स लगाए हुए थे ये हटा दिए अब, क्योंकि अब ये क्यों हटा दिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सरकार ने महसूस किया कि अब टाइम आ गया है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना होगा। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्राइसेस कम होंगे। और इस डिसीजन को डब्ल्यूटीओ ने भी सपोर्ट किया। डब्ल्यूटीओ ने नहीं, सॉरी, जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर जब डब्ल्यूटीओ आया तो उसने भी यही बातें कही कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना होगा और इससे ग्लोबलाइजेशन बहुत इंक्रीज़ भी हुआ। फिर लिबरलाइजेशन क्या है और इसने वैश्वीकरण में कैसे मदद की है? अभी अभी हमने बात की थी, लिबरलाइजेशन का मतलब है व्यापार अवरोधकों को हटाना, यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हटा देना। और अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है? अब माल को आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है। कुछ भी आयात निर्यात किया जा सकता है जो भी लीगल है। और दूसरी कंपनीज़ हमारी कंट्री में आके कंपनी सेटअप कर सकती हैं, तो इकोनॉमी ग्रो होती है। उदारीकरण 3 तरह से हो सकता है। एक तो कोटास को हटा देना, मतलब कोई सामान कितनी क्वांटिटी में आ सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन हटा देना। आयात शुल्क में कमी, यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी करना। और किसी भी हिस्से में किसी भी हिस्से से कोई भी उत्पाद, कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट कंट्री में आयात हो सकता है। फिर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोगों को वैश्वीकरण का फ़ायदा हुआ है, कुछ को नुकसान हुआ है। तो फ़ायदे क्या क्या हुए हैं? फ़ायदा ये हुआ है कि दूसरी कंपनीज़ हमारी कंट्री में आई है, उन्होंने निवेश बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई और कई सारी कंपनीज़ जो नॉर्मल कंपनीज़ थी वो एमएनसीज़ बन गई। आईटी कंपनीज़ बढ़ी और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ी, कीमतें कम हुई। तो ये सारे सकारात्मक प्रभाव थे, अच्छे प्रभाव थे ग्लोबलाइजेशन के। और नकारात्मक प्रभाव क्या है? अब श्रमिक जो हैं, यानी लेबर्स जो हैं, उनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जा सकता है, कम वेजेस मिलते हैं उनको। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनाए गए, जो SEZ बनाए गए, उससे किसानों की ज़मीन छीनी गई और फिर वो बनाए गए, क्योंकि वो बहुत बड़े एरियाज़ हैं, तो उससे, और आदिवासी उनका लैंड छीन लिया गया। तो इससे इन लोगों के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और जो छोटे उत्पादक हैं, ये प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे उत्पादक थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दी। जैसे कैपेसिटर्स थे इंडिया में, जैसे जो पंखे में कैपेसिटर लगता है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी लगता है। तो पहले इंडिया में ये बहुत प्रोडक्शन होती थी, मगर फिर फॉरेन कैपेसिटर्स आने लगे तो वो सस्ते भी आते थे। तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने कैपेसिटर्स बनाने बंद कर दिए। चाइनीज़ टॉयज़ का भी एक अच्छा एग्जांपल है कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो उनकी वजह से बहुत सारी इंडियन टॉय कंपनीज़ थी जिनका काम ही बंद हो गया, क्योंकि चाइनीज़ टॉयज़ बहुत सस्ते हैं। सो आई होप नोट्स आपको पसंद आए होंगे। कोई भी कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।